जोश में होश मत खो बैठना। क्या आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। डोंट गेट इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होने का मतलब होता है बिना सोचे समझे फैसले ले लेना। जो इंसान बिना सोचे समझे फैसले ले लेता है एक्साइटमेंट में आके, एकदम से जोश में आके, उसकी इस प्रवृत्ति को, इस नेचर को उसका इम्पल्सिव होना कहते हैं हम। सो डोंट गेट इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मत हो जाना। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कुछ हिंदी की यूज़फुल बातों को इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है आप इस वीडियो से सीखेंगे। मैं आपको प्रॉपर्ली ये समझाने की कोशिश करूँगा कि हिंदी की बातों को इंग्लिश में, इंग्लिश के स्टाइल में कैसे ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे हमने यूज़ किया है इस वर्ड को इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होना मतलब ये एक क्वालिटी है किसी इंसान की, ये किसी इंसान का नेचर है, किसी इंसान की स्टेट है, किसी इंसान की कंडीशन है, जो जल्दी से फैसले ले लेता है एक्साइटमेंट में आके, जोश में आके, एकदम he gets carried away and he takes decisions instantly without thinking about the consequences of his actions or decisions. So he is impulsive. तो मैं कह रहा हूँ don't get impulsive. वैसे इसको आप ये भी कह सकते हैं don't let your excitement make you reckless. तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप शब्दों को ट्विस्ट करके इन बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अपने एक्साइटमेंट को अलाउ मत करना कि वो आपको रेकलेस बना दे। रेकलेस कौन होता है? वो इंसान जो बिल्कुल भी सावधानी से कुछ भी नहीं करता है, वो रेकलेस है, लापरवाह है। तो अपने एक्साइटमेंट को, खुद को लापरवाह मत बनाने देना। डोंट गो क्रेजी विद एक्साइटमेंट। सो दिस इज अ कैजुअल वे टू से दिस। पागल मत हो जाना एक्साइटमेंट में, जोश में होश मत खो बैठना। डोंट गो क्रेजी विद एक्साइटमेंट। बस ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? मैं बस बैठा नहीं रहूँगा। आप आराम से बैठो, मैं देख लूँगा। बस ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? तो मतलब ये जब मैं कह रहा हूँ तो मेरा मतलब है कुछ करो, कुछ फैसला लो, कुछ एक्शन लो। बैठे रहोगे क्या बस ऐसे ही? बस ऐसे ही खाली बैठे रहने को इंग्लिश में सिट बैक कहते हैं। आर यू जस्ट गोइंग टू सिट बैक? क्या बस आप सिट बैक करने वाले हो? सिट बैक करना मतलब ऐसे ही बैठे रहना, कोई फैसला ना लेना, कोई एक्शन ना लेना। तो क्या बस सिट बैक करने वाले हो? मैं बस बैठा नहीं रहूँगा। तो ऐसे कहना है तो क्या कहेंगे? आई एम नॉट जस्ट गोना सिट बैक, आई एम नॉट गोइंग टू सिट बैक। मैं बस बैठा नहीं रहूँगा। तो एक तो सिट बैक का ये मतलब होता है, लेकिन सिट बैक का ही ये भी मतलब होता है कि आराम से बैठे रहना, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में। आप किसी को ऐसा कह सकते हो कि आप चिंता मत करो, आप आराम से बैठो, मैं सब देख लूँगा। ये एक पॉजिटिव सेंस में है। आप बोल रहे हो कि आप रिलैक्स करो, टेक इट ईजी, रिलैक्स, मैं सब देख लूँगा। सिट बैक एंड लेट मी हैंडल इट। आप आराम से बैठो, मुझे हैंडल करने दो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। सिट बैक एंड लेट मी हैंडल इट। खराब मौसम को देखते हुए हमने ट्रिप कैंसिल कर दी है। अभी के हालात को देखते हुए मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो जब ऐसा कुछ कहना होता है कि इस बात को देखते हुए, उस बात को देखते हुए, तो आप ये फ्रेज यूज करो, इन लाइट ऑफ समथिंग। इन लाइट ऑफ द बैड वेदर वी हैव कैंसिल द ट्रिप। तो इन लाइट ऑफ द बैड वेदर का मतलब है कंसिडरिंग द बैड वेदर, यानी इस बुरे मौसम को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है, वी हैव कैंसिल द ट्रिप। अभी के हालात को देखते हुए, अभी जो जो हुआ है उसको देखते हुए मैं छुट्टी ले रहा हूँ। इन लाइट ऑफ द करंट सिचुएशन आई एम गोना टेक अ डे ऑफ। अ डे ऑफ मतलब एक दिन की छुट्टी। फिलहाल जो हालत चल रही है, इन लाइट ऑफ द करंट सिचुएशन आई एम गोना टेक अ डे ऑफ। मैं एक दिन की छुट्टी लेने वाला हूँ। तुम्हें जो करना है वो करो तुम। जैसे आप किसी से कुछ कह रहे थे लेकिन वो आपकी बात मान नहीं रहा है, फिर आप आखिर में गुस्से में ये बोल रहे हैं, जो करना है करो तुम, नॉक योर सेल्फ आउट। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका यही मतलब है। जब आप हिंदी में ऐसा कहते हैं, करो जो करना है, मरो, करो जो करना है, नॉक योर सेल्फ आउट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, गो फॉर इट, गो फॉर इट, फील फ्री, करो जो करना है। ये थोड़े पोलाइट तरीके हैं इस बात को बोलने के। बी माई गेस्ट, करो जो करना है, बी माई गेस्ट। वेन यू से बी माई गेस्ट, इट मीन्स आई डोंट केयर अबाउट वट यू डू, आई मीन यू डू वट एवर यू वॉन्ट, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बी माई गेस्ट, डू इट। यहाँ रुकने का फ़ायदा क्या है? उससे क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा क्या है? ऐसी बातें हम अक्सर करते हैं ना, तो देखो कैसे कहेंगे, वट गुड इज स्टेइंग हेयर, वट गुड इज स्टेइंग हेयर। यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है? ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे नहीं कहना चाहते तो ऐसा कह सकते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्टेइंग हेयर, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टेइंग हेयर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टेइंग हेयर। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये वेल रिकग्नाइज्ड फ्रेज है इंग्लिश में, व्हाट गुड इज़ समथिंग।
What good is staying here? What good is something? What good would that be? जैसे कोई बोल रहा है हम ऐसा कर लेते हैं, अब मैं कह रहा हूँ उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या अच्छा हो जाएगा. What good would that do? Or what good would that be? I'm not making these things up. These are well recognized phrases in English. I properly researched and checked the dictionaries. You can use them. What good is something? What good is it? किसी ने कोई भी चीज़ बोली है, ये चीज़ हम कर लेते हैं, रेकमेंड कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ क्या फ़ायदा है उसका. What good is it? What good is it? जैसे मैं बोल रहा हूँ एक बार फ़ोन करना घर पे, मुझे उन्हें कुछ बताना है, तो वो कह रहा है मेरे फ़ोन में तो बैलेंस ही नहीं है. अब मैं बोल रहा हूँ इस फ़ोन का क्या फ़ायदा फिर. What good is your phone? What good is your phone? It might sound incorrect or strange to you अगर आपने इसे नहीं सुना है. But let me tell you once again, it's a well recognized phrase in English. मुझे बीच भंवर में छोड़कर मत जाओ, वो मुझे बीच भंवर में छोड़कर चला गया. तो हिंदी में हम ऐसा कहते हैं. तो इंग्लिश में हमें अब कोई ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, ऐसा कोई फ्रेज चाहिए जिसका यही मतलब होता हो कि कोई इंसान आपका ऐन मौके पे साथ छोड़ देता है. तो इंग्लिश में वो है बेल ऑन. डोंट बेल ऑन मी. तो जब आप इंग्लिश में ऐसा कहते हैं डोंट बेल ऑन मी, तो हिंदी में हमारी इस वाली बात का बिल्कुल ये इक्विवेलेंट मीनिंग रखता है कि मुझे बीच भंवर में छोड़कर मत जाओ, मुझे ऐन मौके पे छोड़कर मत जाओ, मेरा साथ मत छोड़ो. डोंट बेल ऑन मी. ही बेल्ड ऑन मी, वो मुझे बीच में छोड़ के चला गया. ही बेल्ड ऑन मी. इसका यूज़ आप थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है बेल ऑन के बाद एक पर्सन ही आएगा. जैसे देखो, ही बेल्ड ऑन द कमिटमेंट, मतलब उसने कोई कमिटमेंट की थी लेकिन फिर उससे वो पीछे हट गया. ही बैक्ड अवे. ही डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस. ही बेल्ड ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जिम्मेदारियों से पीछे हट गया वो. ही बेल्ड ऑन द पार्टी, उसने कहा था वो पार्टी में आएगा लेकिन फिर वो आया ही नहीं. ही बेल्ड ऑन द पार्टी. ही बेल्ड ऑन आवर मीटिंग एट द लास्ट मिनट. लास्ट मिनट पे उसने मना कर दिया मीटिंग में आने से, जबकि वो आने वाला था. And friends, if you hear any noise in my background, I apologize for that. It's my neighbors and it's not in my control. I wish I could say something to them, but it's not their fault. They're having fun. So please understand. इस हादसे ने सबको झंझोर के रख दिया है. बताओ इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे. तो आप सोचो, झंझोर के रखने का मतलब और कुछ नहीं, चौंका देना है. मतलब इस हादसे ने सबको चौंका दिया है, डरा दिया है, अंदर तक उन्हें हिला दिया है ना. तो इंग्लिश में आप कहिए, दिस एक्सीडेंट हैज़ शेकन एवरीवन टू द कोर. बहुत ज़्यादा हिला दिया है, झंझोर के रख दिया है. सब चौंक गए हैं, डर गए हैं, पैनिक कर रहे हैं वो. और इस हादसे को इंग्लिश में आप एक्सीडेंट या ट्रेजिडी या मिसहैप बोल सकते हैं. मिसहैप मिस हैपनिंग का शॉर्ट है. दिस एक्सीडेंट और ट्रेजिडी और मिसहैप has shaken everyone to the core. It has deeply unsettled everyone. इसने हर किसी को unsettle कर दिया है, मतलब बहुत बेचैन कर दिया है, बहुत डरा दिया है, सब घबरा गए हैं. It has really spooked everyone. Spook का मतलब डरा देना होता है. ये scare का synonym है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं. It has freaked everyone out. इसने हर किसी को freak out कर दिया है. So it's a casual way to say this. It has freaked everyone out. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है. इसी तरह से प्रॉपरली, एफिशिएंटली, फ्लॉलेसली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को सीखते रहने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना. बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.